अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि इम्तिहान की तैयारी में जुटे हुए होंगे। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम में जो लास्ट में आपको जो पेपर देना है, पेपर के लिए आपको क्या तैयारी करनी है, आखिर में पेपर में आपको क्या लिखना है, वो सब बातें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर आप वीडियोज़ को शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचा देंगे, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा और आपके साथ मेरे लिए भी बेहतर होगा, ताकि मैं ज़्यादा बच्चों तक अपनी बात पहुँचा पाऊँगा। जो बच्चे उर्दू के वीडियो जिनको नहीं मिल पाते हैं तो उनको भी ये वीडियो मिल जाएगा, उनका पेपर भी अच्छा जाएगा। आपकी बदौलत किसी बच्चे का पेपर अच्छा जाएगा तो आपके लिए भी फ़ख्र की बात होनी चाहिए और आपको भी उसका इसाले सवाब ज़रूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपकी वजह से, आपके बिना से, आपकी मदद से, आपके ज़रिए से किसी बच्चे का पेपर अच्छा जाता है। आज के इस पेपर में कुछ बताने से पहले, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं 2-3 बातें आपको खास बता देता हूं। जैसा कि पैनल पे आप देख पा रहे हैं, सीबीएसई कोर्स बी ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, यानी इस वीडियो में हमने सीबीएसई कोर्स बी जो चलता है, जिन बच्चों की जान पहचान सीबीएसई स्कूल में जान पहचान बुक चलती है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो कारआमद होने वाला है। एक होता है कोर्स ए, एक होता है कोर्स बी। कोर्स ए में नवाए उर्दू और गुलजार उर्दू किताब चलती है, वो दोनों के क्वेश्चन में नहीं आएंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ जान पहचान के सवालात शामिल किए गए हैं। सवालात और जवाबात, रिमेनिंग 15% सिलेबस। अब देखिए, मैं जो आपको बातें बताना चाहता हूँ वो बातें आप नोटिस करें बारी बारी, ठीक है। बारी बारी के करके सारी बात सुने, समझें, क्योंकि ये आपका आखिरी वीडियो है। इसके बाद आपको कोई वीडियो नहीं आने वाला है, ये आपका लास्ट वीडियो है इस सेशन का, और इसके बाद आपको एग्ज़ाम के लिए बस तैयारी करनी है अपनी तरफ से। मेरी तरफ से सारे वीडियोज़ हो चुके हैं। चलो मैं एक करके सारी बात बताता हूँ। पहली बात सुने, आपके जो जान पहचान बुक चलती है, जान पहचान बुक में जितने भी चैप्टर हैं 1 से लेकर 22 तक, सारे चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं। आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हर चैप्टर को बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। 1 साल से चैनल चल रहा है और आप लोगों की दुआओं से चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, और काफ़ी बच्चों ने इसको अप्रिशिएट किया है, बहुत प्यार दिया है चैनल को, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर कोई ऐसा चैप्टर हो जो आपके समझ में नहीं आता हो, कोई ऐसा चैप्टर हो जो बहुत ज़्यादा आपको भारी लगता हो, समझ में नहीं आता हो, उसकी बातें आपको आपके दिमाग से ऊपर से चली गई हों, तो आप प्लेलिस्ट में उस चैप्टर को जाके क्लिक करेंगे तो बहुत ही डिटेल में हर एक चैप्टर के एक वर्ड टू वर्ड, एक लफ्ज़ बा लफ्ज़ मैंने बातों को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है। तो आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको जान पहचान की प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर, प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, आप मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, 1 से लेकर 22 तक सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये थी पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात। आपका जो पेपर आने वाला है बच्चों, पेपर आएगा टर्म फर्स्ट और टर्म 2, 2 सिचुएशन में आपका पेपर हुआ है, 2 सेक्शन में आपका पेपर हुआ है। टर्म फर्स्ट में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे जो आपका हो चुका है। टर्म 2 में आपको ऑप्शन दिया गया है, सिलेबस मैंने जब आपका चेक किया था उसमें लिखा था चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 22 तक के आपके चैप्टर आएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैं गलती से 15 बोल गया था, 15 नहीं था, बाद में लिखा अलग से था। बच्चों ने फिर भी कमेंट कर करके बार पूछा, सर आपने 12-15 बोला है, 15 बोला है, 12 क्यों लिखा है? अरे हाँ, मैं गलती से 15 बोल गया था, तभी तुमने 12 लिखा है वहाँ पर, आपको अलग से शो आउट करने के लिए, ठीक है। तो 12 से लेकर 22 तक आपके चैप्टर आने हैं। लगभग समझ लीजिए 15% आपका सिलेबस क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। यानी उन चैप्टर से 1 से लेकर 11 तक के जो चैप्टर हैं उनसे एक भी सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो समझ लीजिए आपका लोड क्या हो गया, सीधा आधा हो गया, ठीक है। आपका जो किताब का जो सेशन है, किताब जो आपकी आनी है, जान पहचान बुक से जो सवालात आने वाले हैं, उसका लोड क्या हो जाएगा, आपका आधा हो जाएगा। समझ गए आप बात? ये थी आपकी पहली खुशखबरी। अब बात आती है दूसरी वाली बात। दूसरी बात ये है बच्चों, आपको जो सवालात जो आपको दिए जाएंगे पेपर में, आपको जो सवालात पूछे जाएंगे, सवालात पूछने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कवायद, एक होता है बुक, एक ग्रामर और एक बुक पोर्शन। ग्रामर में कौन कौन से सवालात आ सकते हैं, चाहे वो वाहिद जमा के सवालात हों, चाहे वो मुतरादिफ अल्फाज हों, चाहे मुतज़ाद अल्फाज हों, चाहे वो मज़मून हो, चाहे वो लेटर हो, चाहे एप्लीकेशन हो, है ना, चाहे मज़मून हो, निबंध हो, ऐसे हों, जो भी आपके सवालात आने वाले हैं वो सारे सवालात इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। कोर्स बी का मैंने एक वीडियो बनाया है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उस वीडियो में ग्रामर से A to Z
ग्रामर के जितने भी सवाल आने हैं सब के सब मैंने उसमें क्या कर लिए हैं, शामिल कर लिए हैं। अगर आप ढंग से देखेंगे उस वीडियो को, और अगर आप उसने वीडियो को अच्छी तरह अगर आपने उस वीडियो को अच्छी तरह देखकर समझ लिया, तो मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपका ग्रामर का एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है, अगर आपने ढंग से समझा है तो। ठीक है, अब बात आती है सबसे आखिरी, बहुत ही लास्ट वाली, और इसके बाद हम डायरेक्ट वीडियो को शुरू करेंगे। लास्ट बात यह है बच्चों, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ कि मैंने जो सवाल बता दिया है और एग्ज़ाम में वैसा का वैसा आ गया। हाँ, बस मैं आपको पैटर्न बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। सवाल वही आते हैं जो हर बार आते रहे हैं, बस सवालों को थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया जाता है, सवालों को थोड़ा फेरबदल कर दिया जाता है, थोड़ा सवाल को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, लेकिन सवाल वही आते हैं जो हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, तो पहली बात आपको ये करनी है, आपको जितने भी सबक हैं, सबक नंबर 12 से लेकर सबक नंबर 22 तक, उन सभी सबक का खुलासा आपको पहले जानना ज़रूरी है। सभी सबक में कहानी क्या है, आपको कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने उसके लिए एक प्लेलिस्ट अलग से बनाई है, जान पहचान की प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें लिखा है क्वेश्चन आंसर। तो मैंने क्वेश्चन आंसर के साथ किसी किसी चैप्टर में खुलासे भी बताए हैं। तो आपको सबसे पहले कहानी याद होना ज़रूरी है। जब तक आपको कहानियाँ याद नहीं होगी, जब तक आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, जैसे आपका एक सबक है पहाड़ और गिलहरी, अब जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा पहाड़ और गिलहरी चैप्टर में है क्या चीज़, क्या बात बताई गई है, क्या चीज़ समझाई गई है, वो नस्र है, कोई नज़्म है, कोई मज़मून है, कोई क्या चीज़ लिखी गई है, जब तक आपको ये बातें पता ही नहीं होगी तो आप उसका जवाब किसी तरह दे ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी क्या है, आपको सबक का मफ़हूम पता होना ज़रूरी है, उसका खुलासा पता होना ज़रूरी है। ठीक है, कि पहाड़ और गिलहरी चैप्टर है तो इसमें क्या है, पहाड़ और गिलहरी ने आपस में बातचीत की है। अल्लामा इकबाल ने एक नज़्म के रूप में इस चीज़ को समझाया है और ये बताने की कोशिश की है कि इस दुनिया में कोई चीज़ बड़ी और कोई चीज़ छोटी है, तो हर चीज़ में अल्लाह ताला की क्या है, कुदरत नुमाया है। हर चीज़ से अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है। कोई चीज़ बेकार, कोई चीज़ रायगा नहीं हुआ करती है। ऐसे काठ का घोड़ा है तो काठ का घोड़ा मतलब कोई घोड़े की रेस की कहानी नहीं, बल्कि एक मज़दूर की कहानी, एक बुंदू नाम का एक मज़दूर है, उसके बारे में कहानी बताई गई है। वो रुक जाता है और पूरी कहानी बाद में क्या होती है वो आपको सबक में आपको बता चुके हैं। तो आपको क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सवालों का, सवालों को याद करने से पहले आपको सबक का खुलासा पता होना ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, अब मैं वीडियो डायरेक्टली शुरू कर रहा हूँ और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जितने भी सवाल जिस चैप्टर से इंपॉर्टेंट लग रहे थे कि हाँ ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इस तरह सवाल पूछा जा सकता है, मैंने वही सवाल शामिल किए हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए मैंने ख़ास सवाल ही चुने हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशानी आती है कि सर कौन से शायर की या कौन से मुसन्निफ़ की तशरीह याद करनी है, यानी हवाला याद करना है, यानी कौन से शायर की कौन से मुसन्निफ़ काम में हालात ज़िंदगी याद करनी है। सर वो बहुत परेशानी वाला काम है। तो आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको वो चीज़ भी बता दूंगा कि किसकी याद करनी है और किसकी नहीं करनी है, कौन सी ज़्यादा आ सकती है और कौन सी नहीं आ सकती है, और याद करने का तरीका क्या है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए हम सवाल और जवाब की जानिब चलते हैं। बारी बारी आपको हर चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं, आइए पहले हम उनको पढ़ लेते हैं। सवाल है, ज़मीन पर मुख्तलिफ़ जानवरों की नशोनुमा कैसे हुई? जवाब, ज़मीन पर मुख्तलिफ़ जानवरों के नशोनुमा करोड़ों बरस में तरह तरह के भेस बदलते हो सकी है। करोड़ों साल लगे हैं, करोड़ों बरस लगे हैं जानवरों की नशोनुमा होने में। पहले डायनासोर थे, फिर धीरे धीरे जानवर बदलते बदलते आज जो जानवर हमारे सामने नज़र आते हैं वो जानवर एक लंबे तवील वर्षे के बाद हुए हैं। दूसरा सवाल है, दूध पिलाने वाले जानवर बड़े बड़े बेडौल जानवरों से ज़्यादा सख्त जान क्यों निकले? जवाब, दूध पिलाने वाले जानवर बड़े बड़े बेडौल जानवरों से ज़्यादा सख्त जान इसलिए निकले कि वो शुरू ही से दूध पीकर पले थे। दूध ने उनकी सेहत उनको सख्त जान बना दिया था, यानी मजबूत बना दिया था। सवाल, आग जलाना सीखने के बाद इंसानी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई? तो ये जो सवाल हुआ बच्चा, ये क्या हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? इम्पोर्टेंट हो सकता है। आग जलाना सीखने के बाद इंसानी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई, यानी आग कैसे जलाई जाती है, ये बात सीखने के बाद इंसान की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई, क्या परिवर्तन आए, क्या डेवलपमेंट आए। जवाब देखिए, आग जलाना सीखने के बाद इंसानी ज़िंदगी में ये तब्दीली हुई कि वो अपने रहने की जगहों पर आग जलाकर तापने लगे और सर्दी से बचने लगे। जानवरों का गोश्त, कुछ फल, कुछ चीज़ें भूनकर खाने लगे। पत्थरों को घिसकर उनसे भौंकने
काटने लगे और उसने उनकी ज़िंदगी को कुछ आसान बना दिया। यानी आग से क्या हुआ, उनको सर्दी से बचाव मिला, ठंड लगती थी, आग लगने से तापने लगे और कुछ सब्जियों को और जानवरों के गोश्त को सेक कर भून कर खाने लगे, थोड़ा स्वाद आने लगा। ठीक है, ये उनको फ़ायदा हुआ। अगला चैप्टर से सवाल है, कोई सूरत नज़र नहीं आती से क्या मुराद है। मिर्ज़ा गालिब की है ना, कोई सूरत नज़र नहीं आती, तो इस लाइन से क्या मतलब है, शायर क्या कहना चाहता है। जवाब, यहाँ शायर कहना चाहता है कि उसे अपनी बीमारी के ठीक होने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है और वो हर जानिब से वो मायूस हो चुका है। क्या हो गया है, मायूस हो चुका है। अब उसे कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आती कि उसकी बीमारी ठीक हो पाएगी। सवाल है, काबे जाने से शायर गालिब को शर्म क्यों आती है। जवाब, इस शेर में काबे जाने से मुराद शायर का खुदा के सामने जाने से है। वो खुद से मुखातिब है कि तुमने दुनिया के कौन से गुनाह छोड़े हैं और अब तुम काबे जाने की बात कर रहे हो। वो अपने गुनाहों को याद करके नादिम है। वो कहता है कि उन सब से बावजूद तुमने अभी तक अपने गुनाहों से मुंह नहीं मोड़ा है। यानी इतने गुनाह करने के बाद तुम अल्लाह के घर जाओगे तो किस मुंह से जाओगे। काबे जाने से मतलब क्या है, अल्लाह के घर जाने से शर्म नहीं आती, बहुत सारे गुनाह किए थे, ऐसा गालिब अपने आप के लिए कहते हैं। अगला सवाल है, मुआसलाती निज़ाम किसे कहते हैं और उनमें कौन से वसाइल शामिल हैं। मुआसलाती निज़ाम के बारे में बता चुका हूँ। कम्युनिकेशन सिस्टम किसे कहते हैं। जवाब, मुआसलाती निज़ाम इलेक्ट्रॉनिक सिलसिलों का एक ऐसा मजमुआ है जो पूरी दुनिया में एक रिश्ता या वहदत कायम करता है और कंप्यूटर पर उसके लिए जिस ज़रिए का इस्तेमाल किया गया है उसे इंटरनेट कहते हैं। मौसलाती निज़ाम पर गौर किया जाए तो उसमें ख़त से लेकर तार, टेलीफ़ोन, टेलीविज़न, मोबाइल और अब इंटरनेट सभी शामिल हैं। ठीक है, किस में शामिल है, मौसलाती निज़ाम में, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स में, कम्युनिकेशन सिस्टम में। मॉडेम किसे कहते हैं। जवाब, मॉडेम एक आला है जो कंप्यूटर के आदाद और शुमार और इबारतों को एक ख़ास किस्म के इशारों में, ये स्पेस आ गया, इशारों में तब्दील कर देता है। मॉडेम क्या करता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है बच्चों, आपको पता है, 0-1 क्या होती है, 0-1। हम जो बात करते हैं, हम जो डाटा सेंड करते हैं, कंप्यूटर में जो भी डाटा होता है वो सब 0 और 1 के कोड में होता है। ये बहुत कंप्यूटर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो मैं आपको डिटेल में क्या बताऊँ, आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, बहुत स्मार्ट बच्चे हो आप। अगला सवाल है, बैंक के निज़ाम में इंटरनेट किस तरह मुफीद है। यानी किस तरह मुफीद का मतलब होता है लाभदायक। क्या होता है, लाभदायक। राइटिंग मेरी गंदी नहीं है पर क्या करूँ, यहाँ डिस्प्ले में ऐसे ही चलता है। ठीक है। जवाब, हम जो ATM इस्तेमाल करते हैं ये इंटरनेट के ज़रिए काम करता है। हमारा बैंक खाता दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, उसे इंटरनेट के ज़रिए कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अब खाते में जाकर पैसे जमा करना सब कुछ ज़रूरी नहीं है। ATM के द्वारा या ई बैंकिंग के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा हम अपने खाते को कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह इंटरनेट से बैंकिंग को बहुत फ़ायदा हुआ है। अगला सवाल है, इंटरनेट से तलबा को क्या फ़ायदा हुआ है। तलबा का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट्स। तलबा का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स। तलबा कहते हैं स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को। तो विद्यार्थियों को इंटरनेट से क्या फ़ायदा हुआ है। जवाब, तालिब इल्म उसके ज़रिए अपनी तालीम आसानी से मुकम्मल कर सकते हैं। वो इंटरनेट की मदद से कई लाइब्रेरियों से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, यानी फ़ायदा उठा सकते हैं। वो इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन क्लासें कर सकते हैं और उसकी मदद से इम्तहान भी दे सकते हैं। स्कूल की फ़ीस भी इंटरनेट की मदद से अदा की जा सकती है। अब बिल्कुल सीधा इसका जवाब अगर समझना चाहें कि मुआसलाती निज़ाम से, इंटरनेट से बच्चों को क्या फ़ायदा है, विद्यार्थियों को क्या फ़ायदा है, तो आप जो अभी यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों, ये भी क्या इंटरनेट नहीं होता, आपके नेट का नहीं होता, डाटा का पैक नहीं होता, तो आपका यूट्यूब कैसे चलता। अब यूट्यूब चलने से आपको भी फ़ायदा है, मुझे फ़ायदा है। मुझे फ़ायदा ये है कि मैं आप सभी के घर एक के घर जाके मुझे नहीं पढ़ाना पड़ रहा है। आप लोगों को ये फ़ायदा है कि आप घर बैठे ही पढ़ पा रहे हैं, ईज़िली पढ़ पा रहे हैं। आपको फ़ायदा ही है ना, इससे नुकसान तो नहीं है। अगला देखिए, अगले चैप्टर से सवाल है हमारा, क्लास में बच्चे किस बात पर हैरत ज़दा थे, यानी किस बात पर आश्चर्यचकित हो रहे थे। जवाब, क्लास के बच्चे इसलिए हैरत ज़दा थे कि उनकी क्लास में एक नाबीना तालिब इल्म आने वाला था। नाबीना किसे कहते हैं, ब्लाइंड को। किसे कहते हैं, ब्लाइंड को, यानी अंधा। एक अंधा तालिब इल्म, एक अंधा बच्चा उनके क्लास में आने वाला था और ये सब सोचकर बच्चे क्या हो रहे थे, हैरत ज़दा हो रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे। सवाल, ब्रेल ईजाद करने वाले का नाम क्या था।
अब देखिए मैं इसको लिख देता हूँ IMP, क्या लिख देता हूँ, IMP इम्पॉर्टेंट। ब्रेल को लुई ब्रेल ने ईजाद किया था, ब्रेल को लुई ब्रेल ने ईजाद किया था। ये सवाल इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, इम्तिहान में आए। ठीक है, अगला सवाल है ब्रेल के ज़रिए पढ़ाई किस तरह होती है। ब्रेल लिपि होती है ना, ब्रेल लिपि जो दाने होते हैं 6-6 दाने के रूप में होता है, उससे पढ़ाई कैसे होती है ये आपको समझाना है। ब्रेल एक खास आले से मोटे कागज़ पर हरूफ को उभारा जाता है, जिन्हें थोड़ी तरबियत के बाद उंगलियों से छू के पढ़ सकते हैं। तरबियत यानी ट्रेनिंग, तरबियत यानी ट्रेनिंग। इसमें 6 नुक्ते होते हैं जिन्हें कई तरह से मिलाकर हरूफ उभारे जाते हैं। दुनिया की कोई भी ज़बान इस तहरीर में लिखी या पढ़ी जा सकती है, यानी ब्रेल लिपि से कोई भी ज़बान, कोई भी चीज़ लिखी जा सकती है और कोई भी भाषा लिखी जा सकती है, पढ़ी भी जा सकती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, लिखी जाएगी तो पढ़ी भी जाएगी, पढ़ेंगे इसलिए तो लिखी जाती है। अगला सवाल है, इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, आँखों की हिफाजत के लिए हमें क्या करना चाहिए, आँखों की सुरक्षा के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। देखिए, कभी कभी खाने में विटामिन ए की कमी की वजह से बीनाई कम हो जाती है, यानी आँखों की रोशनी कम हो जाती है। इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए खाने में हरी सब्जियां, गाजर, पीले फल, आम, पपीता, कद्दू वगैरह मुनासिब मकदार में खाना चाहिए। साथ ही गिल्ली डंडा और पटाखों या नुकीली चीज़ों से अपनी आँखों की ख़ास तौर पर हिफाजत करना चाहिए। आँखों को गंदगी से पाक रखना चाहिए और उसे हमेशा साफ़ पानी से धोते रहना चाहिए। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपनी आँखों की सुरक्षा कर सकते हैं, आँखों को सेफ रख सकते हैं, आँखों की हिफाजत कर सकते हैं। साफ़ तौलिए या रुमाल से आंखें पोंछनी चाहिए, कम रोशनी में नहीं पड़ना चाहिए और आंखों की रोशनी की वर्जिश भी करते रहना चाहिए। इन सब बातों का ख्याल रखने से हमारी आंखें महफूज रह सकती है, यानी सुरक्षित रह सकती है। ठीक है, अगला जो हमारा सवाल है वो पहाड़ और गिलहरी से है। पहाड़ ने गिलहरी से डूब मरने को क्यों कहा, पहाड़ ने गिलहरी से क्यों कहा तू डूब मर जाकर। पहाड़ के नज़रिए से गिलहरी एक ज़रा सी चीज़ है, फिर भी उसको बहुत गुरूर है, साथ ही ना उसके पास अक्ल है ना शऊर, फिर भी ख़ुद को बड़ा समझती है। और कौन बड़ा समझती है उसको, अपने आप को, गिलहरी अपने आप को बड़ा समझती है। और पहाड़ कहता है कि तू बहुत छोटी है, तेरी मेरे आगे कोई बिसात, कोई औकात नहीं है। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे, जरा सी चीज़ है ना चीज़ बन बैठी, जो खुद बदतमीज़ बन बैठी। पूरा शेर इस तरह था। आगे देखिए, गिलहरी ने पहाड़ को क्या जवाब दिया। भाई पहाड़ ने कहा तू जाकर डूब मर, क्यों कहा, क्योंकि वो बहुत छोटी है, उसके सामने उसका कोई वजूद, कोई अस्तित्व नहीं है ना। और गिलहरी ने पहाड़ को क्या जवाब दिया वापस, देखिए, गिलहरी ने पहाड़ की बातें सुनकर पहाड़ को मुंह संभालने के लिए कहा और कहा कि इन कच्ची बातों को दिल से निकाले। उसने कहा कि मैं अगर तुम्हारी तरह बड़ी नहीं हूँ तो क्या हुआ, खुदा के कारखाने में कोई बड़ा छोटा नहीं, उसने सबको अलग अलग काम के लिए बनाया है। कहा गिलहरी ने, मुँह संभाल ज़रा, ये कच्ची बातें हैं, दिल से इन्हें निकाल ज़रा, जो मैं नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, तू भी तो नहीं है मेरी तरह छोटा। ऐसे कुछ अल्फाज अल्लामा इकबाल साहब ने लिखे हैं। पहाड़ ने अपनी बड़ाई में क्या कहा, जवाब, पहाड़ ने अपनी बड़ाई करते हुए गिलहरी को नीचा दिखाया और कहा कि पहाड़ की आन बान के आगे ज़मीन भी पस्त है, ज़मीन है पस्त मेरी आन बान के आगे, ऐसा बोलता ना। तो उसके आगे एक गिलहरी की क्या हैसियत है, एक गिलहरी की क्या औकात है। गिलहरी ऐसा कौन सा काम कर सकती है जो पहाड़ के बस की बात नहीं है, जो पहाड़ नहीं कर सकता। गिलहरी दरख्त पर चढ़ सकती है। दरख्त का मतलब क्या होता है बच्चों, पेड़। क्या होता है बच्चों, पेड़। तो गिलहरी दरख्त पर चढ़ सकती है, छालियाँ तोड़ सकती है, लेकिन पहाड़ ये नहीं कर सकता है। गिलहरी एक जगह से दूसरी जगह चल फिर सकती है, जबकि पहाड़ चल फिर भी नहीं सकता, एक कदम भी नहीं उठा सकता। किन बातों से खुदा की कुदरत का पता चलता है, जवाब, दुनिया की हर चीज़ से खुदा की हिकमत ज़ाहिर होती है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं, दुनिया में खुदा की बनाई हुई कोई भी चीज़ बुरी नहीं है।
अगला हमारा सवाल है रज़िया सुल्तान सबक से। रज़िया सुल्तान की खूबियाँ क्या थी? बहुत आसान है। रज़िया सुल्तान बहुत ज़हीन, मेहनती और अक्लमंद और होशियार थी। लिख लोगे ना? ज़हीन मतलब इंटेलिजेंट, मेहनती यानी परिश्रमी, अक्लमंद यानी बुद्धिमान, होशियार तो वो थी, ये भी ठीक है, टैलेंटेड थी। तो रज़िया सुल्तान बहुत ज़हीन, मेहनती, अक्लमंद, होशियार थी। और ये सवाल भी आता रहता है, गुज़िश्ता इम्तिहान में आ चुका है। इस बात को आप थोड़ा याद रखने की कोशिश करें। रुकनुद्दीन किसका बेटा था? उसे किसने मारा? रुकनुद्दीन बादशाह इल्तुतमिश का बेटा था। उसे दिल्ली के लोगों ने गिरफ्तार करके मार डाला था क्योंकि वो अच्छा शासन नहीं चलाता था। बादशाह इल्तुतमिश की वसीयत क्या थी? मरते मरते बादशाह क्या कहकर मरा था? जवाब, बादशाह इल्तुतमिश की वसीयत के मुताबिक उसकी बेटी दिल्ली के तख्त और ताज की मालिक थी। वो मरते मरते कह गया था, मरने से पहले कह गया था, मेरे मरने के बाद मेरी बेटी रज़िया को इस दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाया जाए। हालांकि उसके बेटा भी था, पर उसे पता था उसका बेटा किसी काम का नहीं है, नालायक है, इसलिए उसके मरने के बाद उसकी बेटी को सुल्तान बनाया जाए। ये बात बादशाह इल्तुतमिश अपनी वसीयत में कह कर गया था। तख्त नशीनी के बाद रज़िया सुल्तान ने क्या अहद किया? तख्त नशीनी यानी गद्दी पर बैठने के बाद उसने क्या कमिटमेंट किया, क्या शपथ ली? रज़िया ने अहद किया कि मैं आवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूंगी। सल्तनत की तरक्की के लिए क्या करूंगी? काम करूंगी। मैं प्रजा की भलाई का पूरा ध्यान रखूंगी और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक कि ये साबित ना कर दूं कि मैं किसी मर्दों से कम नहीं हूं, क्योंकि उससे पहले मर्द लोग ही सुल्तान बना करते थे। पहली महिला थी, पहली औरत थी जो सुल्तान बनी थी। उसने कहा मैं इतनी मेहनत से काम करूंगी कि मैं भी किसी मर्द से कम नहीं हूं, ये बात मैं साबित करके दिखाऊंगी। अगला सवाल है रज़िया सुल्तान ने मीर आखुर का ओहदा किसे दिया? रज़िया सुल्तान ने मीर आखुर का सबसे बड़ा ओहदा एक हबशी गुलाम याकूत को दिया, क्योंकि वो ईमानदार और जफाकश था। ये याकूत का नाम बच्चों आपको क्या करना है? दिमाग में कहीं ना कहीं, कोई भी मेमोरी में, कोई भी फोल्डर में, किसी भी फाइल में इस नाम को सेट कर लेना है। क्या कर लेना है? सेट कर लेना है। याकूत को दिया था। मीर आखुर का ओहदा किसे दिया था? एक हबशी गुलाम था याकूत, उसे ये ओहदा दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वो बहुत ईमानदार था। क्या था? ईमानदार था। और इतना बड़ा पद किसी को नहीं दिया जाता था, इतना बड़ा ओहदा किसी को नहीं दिया जाता था, और उसने एक हबशी गुलाम को ये ओहदा दे दिया था। इस बात से उसकी गद्दी वाले, उसके साम्राज्य वाले बहुत नाराज़ भी हुए थे। अगला देखिए, रज़िया सुल्तान की फ़ौज का मुकाबला किससे हुआ? रज़िया सुल्तान की फ़ौज का मुकाबला अल्तूनिया से हुआ। अल्तूनिया की फ़ौज से हुआ, और इसी अल्तूनिया से बाद में रज़िया सुल्तान की क्या हो गई थी? शादी हो गई थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। रज़िया सुल्तान ने कितने बरस हुकूमत की, कितने बरस शासन चलाया? रज़िया सुल्तान ने सिर्फ 3.5 साल। अरे 5 साल की सरकार होती है, लेकिन रज़िया सुल्तान 5 साल भी नहीं रह पाई। 3.5 साल ही उसकी सरकार चल पाई, क्योंकि उसके साम्राज्य में दगाबाज फरेबी लोग बहुत ज़्यादा थे। अगला हमारा चैप्टर है काठ का घोड़ा। बुंदू को काठ का घोड़ा क्यों कहा गया है? ये सवाल का बिल्कुल मरकज़ी सवाल है, ठीक है। बुंदू को काठ का घोड़ा इसलिए कहा गया है कि वो अपनी मर्जी से हिल डुल नहीं सकता। एक चीज़ को हिलने डुलने के लिए, किसी साधन को हिलने डुलने के लिए मदद चाहिए होती है। जिस तरह काठ का घोड़ा होता है, लकड़ी का घोड़ा होता है, उसे भी मूवमेंट करने के लिए, हिलने डुलने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। और बुंदू की हालत भी ऐसी थी कि उसके पास कोई सहारा नहीं था, वो अपनी मर्ज़ी से हिल डुल भी नहीं पा रहा था, इसलिए उसे काठ का घोड़ा कहा है। ये जो सवाल है, मैंने इस सवाल को थोड़ा बड़ा लिया है। आपको हो सकता है 1 2 3 4 5, अब 5 लाइन, 1 2 लाइन नीचे भी है, तो हो सकता है 5-7 लाइन में से अलग अलग सवाल भी आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो हमने पूरा एक ही बना दिया बड़ा सारा, आप इसको छोटा भी करके सवाल इससे बन सकते हैं। आप इसको ढंग से याद करने की कोशिश करें। बुंदू की सुस्त रफ्तारी का असर किन लोगों पर पड़ा? तो किन किन लोगों पर पड़ा आपको नाम बताना है। मुल्क के बड़े बड़े कारखानेदार, कारोबारी, दफ्तरों के अफसर, दुकानदार, वर्दियों वाले फ़ौजी, पुलिस वाले, सफ़ेद कॉलर वाले, बाबू, आम आदमी, सौदा सलफ ख़रीदने के लिए घरों से निकली औरतें, स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, सभी के सभी ठहर गए। जितने नाम आपको आए ना, सब के सब यहाँ पे चीर देना दमादम दमादम, ठीक है, कोई देखने वाला नहीं है। लगता है जैसे बुंदू की सुस्त रफ्तार की वजह से सारी शहर, बल्कि एक तरह से यूं कहा जा सकता है कि सारे मुल्क, सारी दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ गई। बुंदू के ठहरने से
ना सिर्फ शहर की बल्कि सारी दुनिया की रफ्तार क्या हो गई, धीमी पड़ गई। ये एक अलामती अफसाना है, इसमें सिर्फ बात एक मैसेज के तौर पे समझाई गई है। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजेबल सवाल क्या है। यहाँ पर जो बच्चों सवाल लिखा है, वज़ीर की बेचैनी का क्या सबब था। तो ये वज़ीर की जो बेचैनी का सबब है ना, ये सवाल लिया गया काठ के घोड़े से। यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन पेपर में आपको कोई बताएगा नहीं। तो आप वज़ीर की बेचैनी का मतलब आप समझें, काठ का घोड़ा सवाल है। यहाँ पर वज़ीर लिखा है, क्या लिखा है, वज़ीर लिखा है। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है कारतूस, उसमें कौन है, वज़ीर अली, कौन है, वज़ीर अली। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये कौन सा सवाल आ गया है इसमें। वज़ीर और वज़ीर अली दो अलग अलग लोग हैं बच्चों। वज़ीर अली किस में है, कारतूस में है, और वज़ीर यानी मंत्री कहाँ है, काठ के घोड़े सबक में है। समझ में आ गई बात। एग्ज़ाम में जाकर कंफ्यूज नहीं होने का, अच्छी तरह समझने का। जवाब, वज़ीर की बेचैनी का सबब ये था कि उसका गैर मुल्की वफ़द से मिलने का वक्त नज़दीक आ रहा था। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आगे से रास्ता किस तरह बंद और क्यों हो गया है, बंद क्यों हो गया है, रास्ता रुको क्यों गया है, ट्रैफिक क्यों लगा, उसे तो समझ में भी नहीं आ रहा था। और उसे किसी बाहरी वफ़द से मिलना, एक समूह से मिलना, कोई बाहरी मीटिंग से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, बेचैन हो रहा था। ठीक है। कारोबारियों के लिए पल के मानी लाखों के घाटे क्यों हैं। पल का मतलब होता है सेकंड, मोमेंट, एक लम्हा। एक लम्हे में लाखों का नुकसान हो जाता है। बड़े बड़े कारोबारी होती हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनके एक पल में, एक सेकंड में लाखों का नुकसान हो जाता है। क्यों होता है, देखिए, कारोबारियों के लिए पल के मानी लाखों के घाटे इसलिए हैं कि वो एक पल में लाखों रुपए का सौदा करते हैं। अरे एक साइन हो जाता है ना, एक मीटिंग असेसमेंट पे एक साइन हो जाता है, और साइन में लाखों की डील हो जाती है। यानी एक सेकंड लगता है साइन करने में, और क्या होती है, लाखों की डील डन हो जाती है। इसलिए जब कारोबारी लोग लेट हो रहे थे तो उनका लाखों का नुकसान हो रहा था, हर एक सेकंड में उनको लाखों का नुकसान हो रहा था। और लेकिन फिर भी बुंदू तो आगे नहीं बढ़ रहा था। क्यों नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि वो चल ही नहीं पा रहा था, उसकी हिम्मत खत्म हो गई थी, वो सोच में पड़ा था, उसे अपने बेटे चंदू का ख्याल आ रहा था, है ना। चंदू के बारे में बुंदू के जहन में क्या ख्याल आया। चंदू के बारे में बुंदू के जहन में क्या ख्याल आया, बुंदू क्या सोच रहा था चंदू के बारे में। बुंदू के जहन में अपने 8-9 साल के बेटे चंदू के बारे में ये ख्याल आया कि उसने सिर्फ उस वजह से स्कूल जाना बंद कर दिया कि वो उसके लिए ज़रूरत की चीज़ें जुटा नहीं पाता। यानी बुंदू जो पैसा कमाता था वो इतना कम होता था कि जिससे घर का खर्च भी बहुत मुश्किल से चल पाता था। और चंदू को स्कूल भेजने के लिए क्या चाहिए था, स्कूल की फ़ीस चाहिए थी, पैसे चाहिए थे, और वो पैसे की जिम्मेदारी नहीं उठा पाता था। उसके पास ऐसा कोई रोज़गार नहीं था कि वो उसको पढ़ा सके। उसे इस बात की फ़िक्र हो रही थी कि जिस तरह मैं आज परेशान हूँ, जिस तरह मैं दर दर के धक्के खा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कल मेरा बच्चा चंदू भी क्या करे, मेरी जगह धक्के खाए। ठीक है। अगला सवाल क्या है, पैरों में पहिए लगवाने से बुंदू की मुराद क्या थी। बुंदू ने कहा मेरे भी पैरों में पहिए लगवा दो, पायल पहना दो नहीं, वो पायल पहना दो वाली बच्चे बीच में बोलो, मेरे भी पैरों में पहिए लगवा दो। ठीक है, ऐसा उसने क्यों बोला था। जवाब देखिए, पैरों में पहिए लगवाने से बुंदू की मुराद ये थी कि जो लोग तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो मुझे अपनी तरह तेज़ बना दें। जो लोग जल्दी मचा रहे हैं कि हमें जल्दी है, और उसके हाथ में जो ठेला है, जो गाड़ी है, वो उसको आगे ढोल नहीं पा रहा है, आगे खींच नहीं पा रहा है, वो तो परेशान हो रहा है। तो जिन लोगों को जल्दी है तो आप मुझे भी अपनी तरह जल्दी बना दो, तो मैं भी जल्दी चलूँगा, आप भी मेरे साथ जल्दी चलना। ठीक है। रोह तामीर के ज़ख्म खाने से शायर की क्या मुराद है। ये साहिर लुधियानवी की नज़्म है। ठीक है, उससे लिया गया है सवाल। जवाब, यहाँ शायर की मुराद मुल्क की तरक्की के अज़्म से है। शायर का कहना है कि जंग में हलाकत मुल्क की रूह तामीर को ज़ख्मी करती है। मौत चाहे सरहद पर हो या घर पे, ये तरक्की की राह मसदूद करती है। ठीक है, अब चाहे इंसान घर में मरे या सरहद पे यानी बॉर्डर पे मरे, किसी न किसी तरह हमारा मुल्क की तरक्की उससे रुक जाती है। अमन आलम का खून है आखिर। धरती की कोख बांझ होने से क्या मतलब है। धरती की कोख बांझ कैसे हो जाती है, इसका क्या मतलब है, शायर क्या कहना चाहते हैं। जवाब देखिए, धरती की कोख बांझ होने से शायर की मुराद ज़मीन का बंजर हो जाना है। वो कहता है कि टैंक या तो पीछे हटेंगे या आगे बढ़ेंगे, वो ज़मीन को रौंद डालते हैं और उसको बंजर बनाते हैं, खेत पैदावार के लायक नहीं रहते। इस नज़्म में शायर ने जंग की हौलनाकियों को बयान किया है कि जंग से क्या होता है,
लोग मारे जाते हैं, बेकसूर लोग मारे जाते हैं, कभी हमारे लोग मारे जाते हैं, कभी उनके लोग मारे जाते हैं। अब लोग किसी के भी मरें, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत का खून ही होता है, मरता इंसान ही है। ठीक है। शायर ने जंग को अमन आलम का खून क्यों कहा है? अमन यानी शांति, आलम यानी दुनिया। दुनिया की शांति का खून हो गया है। एक तो इंसान का खून होता है, एक शांति का भी खून हो जाता है। कैसे होता है देखिए, जवाब देखिए। शायर जंग को दुनिया के अमन के लिए ख़तरनाक समझता है, यानी शांति के लिए ख़तरनाक है। अगर जंग होगी तो अमन कभी कायम नहीं होगा, कभी शांति कायम नहीं होगी। वो उसे अमन आलम का खून करार देता है। उसका मानना है कि अगर कहीं एक जगह जंग शुरू होती है तो पूरी दुनिया उससे मुतासिर होती है। जंग में गिरने वाले खून का हर कतरा नस्ल आदम का है और उसमें मुश्तरक और मशरिक़ और मगरिब की कोई क़ैद नहीं, और इसीलिए जंग अमन आलम का खून करने के मुतरादिफ है। शायर कहता है कि जंग अगर होती है तो जंग में क्या होता है, इंसान मरता है। अगर हमारे मुल्क का मरा तो भी इंसान मरा है, दूसरे मुल्क का मरा है तो भी इंसान मरा है। और ये इंसान सारे कौन है? दुनिया के तमाम इंसान कौन है? आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो मरता तो आदम की औलाद ही है ना, मरते तो आदम की औलाद ही हैं। चाहे इंसान कोई भी मरो, मरता तो इंसान ही है। तो किसी भी तरह इंसान मरने वाला, किसी भी मुल्क का इंसान मरने वाला, मरता कौन है? अमन आलम का खून है, यानी इस दुनिया की शांति का, दुनिया के अमन का खून हो जाता है। इस दुनिया में शांति भंग हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अगला हमारा सबक है अवंती। कौन सा है? अवंती। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये बात मुझे बार बार इसलिए बोलनी पड़ रही है, इसलिए बार बार कहनी पड़ रही है, क्योंकि ये जो वीडियो मैं आपको अभी पहुंचा रहा हूं, अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, अगर आप शेयर कर देंगे तो दूसरे जो मेरे वीडियो है ना पुराने, मान लो कोर्स ए का वीडियो है, मान लो राजस्थान बोर्ड का वीडियो है मान लीजिए झारखंड बोर्ड का वीडियो है, तो बच्चे क्या करते हैं, उन वीडियो पर कमेंट करते हैं बार बार, सर कोर्स बी का वीडियो लेकर आइए, सर क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर आइए, सर वो वीडियो लाइए, वो वीडियो लाइए। वो बार बार कमेंट करते हैं। फिर जवाब नहीं देता हूँ तो उसके नीचे और ज़्यादा एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं, 10 बार कमेंट करते थे, सर वीडियो नहीं आया, वीडियो नहीं आया, वीडियो नहीं आया। चैनल को ढंग से देखते नहीं है, ये गलती भी उनकी है। चैनल को ढंग से देखते नहीं, सर्वाइव करते नहीं है कि कहाँ पर वीडियो आया, क्या नहीं आया। इसलिए जिम्मेदारी भी मैं आप पर सौंपता हूँ कि आपका फ़र्ज़ है, अगर आप तक वीडियो पहुँच गया है, आपने वीडियो देख लिया है, तो आप अपने भाइयों तक आप पहुँचाओ, अपनी बहनों तक आप पहुँचाओ। ठीक है, आपकी ज़िम्मेदारी है, आप पहुँचाएँगे तो ही वीडियो आगे बढ़ेगा। और एक मेरी गुजारिश भी है कि जिस तरह धीरे धीरे मुल्क के हालात ऐसे होते जा रहे हैं, जिस तरह धीरे धीरे मुल्क के हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि उर्दू ज़बान को धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, नीचे किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। तो अगर हम उर्दू ज़बान से थोड़ी भी मोहब्बत करते हैं, अगर हम उर्दू ज़बान से थोड़ा भी कोशिश करते हैं कि ज़बान को आगे लाएँ, तो हम सभी की कोशिश बंद है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यूट्यूब पर आपको वीडियो नहीं मिलते हैं, मैं आपको फ्री क्लासेस दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, बेहतर से बेहतर कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह उर्दू ज़बान आगे आए, उर्दू भाषा बंद ना हो, उर्दू ज़बान हमेशा चले। ठीक है, मैं ऐसी मोहब्बत अपनी तरफ से मोहब्बत निभा रहा हूँ, तो आप भी कोशिश करें कि उर्दू ज़बान हमेशा चलती रहे, आप भी अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। ठीक है, थोड़ी जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ, थोड़ी आप भी निभाएँ। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर शेयर करेंगे। चलो आगे देखिए, अगला सवाल है, अवंती ने ज़मीन का मरकज़ कहाँ बताया? ज़मीन का केंद्र बिंदु कहाँ पर है? जवाब, अवंती ने कहा कि मेरे गधे का दायां पैर जिस जगह है वही ज़मीन का मरकज़ है। ये चैप्टर पढ़ाया ना आपको, बहुत डिटेल में समझाया हर एक बात को कि चैप्टर में क्या होता है। वो जो लोग होते हैं अवंती से कैसे कैसे सवाल करते हैं, उल्टे पुल्टे, चाहते हैं कि अवंती को क्या करें, बदनाम करें, उसकी बेइज्जती करें कि उसको कोई कुछ नहीं आता, लेकिन वो हर बार से जवाब देता है कि लोगों का मुँह बंद हो जाता है। अगला सवाल है, आसमान में कितने तारे हैं? अवंती ने उस सवाल का क्या जवाब दिया? जवाब, अवंती ने कहा जितने उसके गधे के बदन पे बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। अगर यकीन नहीं आता तो आप क्या कर लीजिए, गधे के बाल गिन कर बता दीजिए, उतने ही तारे निकलेंगे। सराय वाले और मज़दूर में क्या झगड़ा था? जवाब, मज़दूर ने सराय वाले की मुर्गी का कबाब खाया। अगले दिन सराय वाले ने उससे मुर्गी के कबाब के 1000 रुपये मांगे, ये बोलकर कि जो मुर्गी उसने खाई वो अंडा देती है और उस अंडे में से और मुर्गियां होती तो मज़दूर को उन सब का पैसा देना होगा, लेकिन मज़दूर ने इतने पैसे देने के लिए मना कर दिया। इसी वजह से उन दोनों में झगड़ा हो गया। आपसे छोटा सवाल भी पूछा जा सकता है कि सराय वाले ने कबाब के कितने रुपए मांगे, तो आप ये बताएंगे सराय वाले ने कितने मांगे? 1000 रुपये। कितने मांगे?
1000 रुपये मांगे। देखिए बड़े सवालों से भी छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मज़दूर ने क्या खाया, तो आपको बताना क्या खाया, कबाब खाया। कबाब किसका था, मुर्गी का था। छोटे छोटे सवाल बहुत सारे बनते हैं, तो हमें क्या है, बातों को ढंग से पूरा याद करना है, कहाँ से कैसा कौन सा सवाल बन जाए इसकी कुछ पता नहीं चलता। अवंती ने सराय वाले और मजदूर के झगड़े को हल करने के लिए क्या दलील दी। जवाब, अवंती ने कहा, जिस तरह भुने हुए गेहूं से पौधे नहीं उगते, वैसे ही भुनी हुई मुर्गी भी अंडा नहीं दे सकती है। इस तरह उन दोनों का क्या हो गया, सलटारा हो गया था और अवंती एक बार फिर जीत गया था अपनी बातों से, अपनी दानाई से, अपनी होशियारी से। वज़ीर अली के कारनामे सुनकर किसके कारनामे याद आते हैं, ये हमारा सवाल कौन सा है लाडलों, ये है चैम्पियंस, आईएमपी क्वेश्चंस है। ये कौन सा है, आईएमपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वज़ीर अली के कारनामे सुनकर किसके कारनामे याद आते हैं। जवाब, वज़ीर अली के कारनामे सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आते थे। रॉबिन हुड के कारनामे याद आते थे। रॉबिन हुड के कारनामे याद आते थे। आपको दिमाग की किसी न किसी मेमोरी में, किसी फोल्डर में इसको डाल के रख लेना है। अब यहाँ पर वज़ीर अली लिखा है, वज़ीर नहीं है, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर है, कारतूस चैप्टर है। कौन चैप्टर बच्चों, कारतूस चैप्टर है। सादत अली को अंग्रेज़ों ने अवध के तख्त पर क्यों बिठाया। जवाब, सादत अली एक ऐश पसंद आदमी था। उसने अंग्रेज़ों को अपनी आधी मुमलिकत और 10 लाख रुपए नकद या जिसके बदले में अंग्रेज़ों ने उसे तख्त पर बिठाया, नकद दे दिया और इसलिए अंग्रेज़ों ने उसको क्या किया, तख्त पर बिठा दिया। सादत अली कौन था, वज़ीर अली का चाचा था। कौन था, चचा था। और चचा अच्छा आदमी नहीं था। सादत अली कैसा आदमी था, ठीक है, दोनों सवाल एक जैसे ही हैं। सादत अली ऐश पसंद आदमी था। वो तख्त और हुकूमत का लालची था और उसे सिर्फ अपनी ज़ात से मतलब था। उसे सिर्फ अपना फ़ायदा ही याद रहता था। भले ही प्रजा का क्या हो जाए, नुकसान हो जाए, आवाम का नुकसान हो जाए, उसे सिर्फ अपना फ़ायदा सुनाई देता था, समझ में आता था। कर्नल से कारतूस मांगने वाला सवार कौन था, जो घुड़सवार दूर से आया था, कौन था। कर्नल से कारतूस मांगने वाला सवार वज़ीर अली खुद था। वज़ीर अली खुद था और उससे कारतूस मांगकर लेकर भी चला गया और उसको होश भी नहीं रहा। और आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है, मान लीजिए कि लास्ट में कर्नल से जब घुड़सवार कारतूस लेकर चला गया तो दूसरे शख्स ने पूछा, सिपाही ने पूछा कि कौन था, तो उसने क्या बोला, उसने क्या जवाब दिया, वज़ीर अली नहीं, उसने बोला कौन था, एक बहादुर शख्स, एक बहादुर सिपाही था। पहाड़ और गार को निगाह में ना लाने का क्या मतलब है। देखिए कन्फ्यूज़न यही होती है सबसे ज़्यादा। अब ये तो आपको पता है, आपका लास्ट चैप्टर है, क्या पता है लास्ट चैप्टर है, बशर नवाज की नज़्म है। अब आप ये कहोगे सर पहाड़ लिखा है और गार लिखा है, गिलहरी कहाँ गई। पहाड़ लिखा है, गार लिखा है, गिलहरी कहाँ गई। अरे बच्चों गिलहरी वाला चैप्टर नहीं है, यह है पहाड़ और गार। गार का मतलब गुफा, गार का मतलब क्या होता है, अरे मुफा नहीं बच्चों, मुफा नहीं, गुफा। गार का मतलब होता है गुफा। पहाड़ और गार को निगाह में ना लाने का क्या मतलब है, यानी पहाड़ आए, गार आए, पहाड़ आए, गुफा आए, कुछ भी आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है कंटिन्यू। ये नज़्म आपको बताया गया है। जवाब देखिए, पहाड़ और गार को निगाह में ना लाने के मानी है कि तुम मुश्किलात से ना घबराओ, राह में पहाड़ या गार कुछ भी आए तुम उसकी परवाह ना करो, बस अपने रास्ते पे आगे बढ़ते चलो, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, आप रुको मत, चलते रहो। कदम बढ़ाओ दोस्तों से शायर की क्या मुराद है। शायर कौन से कदम बढ़ाने के लिए कह रहा है, कहाँ जाने के लिए कह रहा है, पिकनिक पर या गोवा जाने के लिए कह रहा है, कहाँ जाने के लिए कह रहा है बच्चों, कमेंट में बताइएगा। कदम बढ़ाओ दोस्तों कहकर शायर लोगों को अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने की दावत दे रहा है। शायर कहता है कि अगर तुम कुछ पाना चाहते हो, आगे बढ़ो, जहाँ कामयाबी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। शायर क्या कहता है, अगर तुम्हें कामयाब होना है, अगर तुम्हें सक्सेस पानी है, अगर आपको सक्सेस होना है तो चाहे रास्ते में पहाड़ आए, चाहे गुफाएं आए, चाहे गार आए, यानी कैसी भी रुकावट आए, कैसी भी मुश्किल आए, आपको कभी रुकना नहीं है, आपको हमेशा चलते रहना है। अगला सवाल है, कदम बढ़ाओ दोस्तों नज़्म के ज़रिए शायर ने क्या पैगाम दिया है। शायर क्या संदेश देना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है। जवाब, इस नज़्म में शायर ने ये पैगाम दिया है कि तुम अपनी मंजिल को पाने के लिए मुसलसल आगे बढ़ते रहो,
कामयाबी की सिमत अपने कदम बढ़ाते रहो, राह में आने वाली मुश्किलों की परवाह ना करो और अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते रहो। इस मुल्क के चमन को गुलजार बना दो और अपने चारों जानिब कामयाबी के झंडे गाड़ दो। शायर इस नज़्म में अपने मुल्क की एक एक रविश को कहकशा बनाने और उस चमन को गुलजार बनाने की तरगीब देता है। यानी शायर कहता है कि उसके मुल्क को क्या बना दिया जाए, गुलशन बना दिया जाए। इतनी मेहनत करो, अपनी कामयाबी के लिए बढ़ते रहो, निरंतर चलते रहो, मुसलसल लगातार चलते रहो, कभी रुको मत, ठहरो मत, जब तक कामयाबी तुम्हारे हाथ नहीं आ जाए। और अब मेरे लाडलों का सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, सबसे ज़्यादा परेशानियां खड़ी करने वाले सवाल चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 22 तक जो भी इम्पोर्टेंट सवाल थे वो सब सवाल मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं। अब बात आती है बच्चों कि आपसे पूछा जाए कि कौन से मुसन्निफ़ का, कौन से शायर की तशरीह पूछ ली जाए, किसका हवाला पूछा जाए, किसकी हालात ज़िंदगी आपसे पूछ ली जाए, तो आप क्या करेंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पर 5 मुसन्निफ़ और शायरों को मिलाकर टोटल 5 लिए हैं। 5 में से 3 इंपॉर्टेंट है, आपको 5 ही देखनी है अच्छी तरह से, लेकिन 5 में भी 3 को थोड़ा ज़्यादा देखना है। अब जो 3 है ना, इसकी सवाने हयात तो कैसे लिखनी है मैं लास्ट में बता दूंगा आपको, तरीका और डिटेल में समझा दूंगा। और वो तो लिखना है ही, साथ में आपको क्या करना है, छोटे छोटे सवाल भी याद करने हैं। आप जैसे छोटे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला मैंने लिया है प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, मैं अगली का IMP, यानी पहला वाला इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है, छोटा सवाल भी आ सकता है, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की पैदाइश कब हुई थी, आपको क्या बताना है, 1902 में। कब हुई थी 1902 में। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का इंतकाल कब हुआ था, 1985 में। 1985 में उनकी वफ़ात हुई थी, उनका इंतकाल हुआ था। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि मोहम्मद मुजीब कहाँ पैदा हुए थे, तो आपको बताना है लखनऊ में पैदा हुए थे। यानी छोटे छोटे सवाल भी इनसे बन सकते हैं, इसलिए इस वाला टॉपिक को तो अच्छी तरह से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ना ही पढ़ना है, इससे सवाल बनते रहते हैं। अब आपसे पूछा जाए किसी शायर के बारे में, मुसन्निफ़ के बारे में, उसके हालात ज़िंदगी पेश करो, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे नाम प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, लिख दिया। अब एक तरफ लिखेंगे नाम, क्या लिखेंगे, नाम, ऐसे 2 डॉट लगाएंगे और नाम के बाद वापस लिख देंगे मोहम्मद मुजीब, और क्या करेंगे, बाकी पूरी लाइन खाली छोड़ देंगे। फिर दूसरी लाइन में, नेक्स्ट लाइन में नाम के नीचे क्या लिखेंगे, विलादत, क्या लिखेंगे, विलादत, विलादत लिखेंगे, या पैदाइश लिख देंगे, जो भी आपको लिखना है आसान। 2 डॉट लगाएंगे, उसके बाद लिख देंगे 1902, फिर पूरी लाइन खाली छोड़ देंगे। फिर तीसरी लाइन में आ जाएंगे, फिर लिखेंगे वफ़ात, क्या लिखेंगे बच्चों, वफ़ात, फिर 2 डॉट लगाएंगे और सिर्फ लिख देंगे 1985, और पूरी लाइन क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे। यानी जो 2 लाइन का इतना सा मैटर है ना, आप इससे कितने लाइन कवर कर सकते हो, 4-5 लाइन कवर कर सकते हो। फिर आप लिखेंगे विलादत की जगह, 2 डॉट लगाएंगे और लास्ट में क्या लिख देंगे, लखनऊ, क्या लिख देंगे, लखनऊ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आ रही बच्चों पूरी बात मेरी अच्छी तरह से। क्या करना है, इस तरह क्या होगा, आपकी 4-5 लाइन कवर हो जाएगी। आपकी कितनी लाइन कवर हो जाएगी, 4-5 लाइन, एक लाइन के लिए लिखोगे खाली खाली। अब जो बात आपने 4-5 लाइन में लिखी है, उसी का आपको दोबारा रिपीट कर देना है। मैंने नहीं किया, पर मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करना है। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के बारे में लिखेंगे कि विलादत 1902 में हुई थी। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए, उनकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई। 1918 में सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तहान पास किया। 1919 में वकालत की तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए। 1922 में BA ऑनर्स पास किया, वहाँ से बर्लिन गए और चीनी ज़बान में भी कमाल हासिल किया। वतन वापसी के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया में उस्ताद मुकर्रर हुए। 1948 में उन्होंने शेखुल जामा के नई दारी संभाली और इस ओहदे से सुबकदोश हुए। क्या हुए, सुबकदोश यानी रिटायरमेंट हुआ, सेवानिवृत्त हुए। उन्हें कुतुब बीनी, फ़न तामीर, संग तराशी, मुजस्सिमा साजी, मुसव्विरी, मौसीकी, बागबानी से दिलचस्पी थी। ये दी रहेगा, दिलचस्पी थी। उन्हें कुतुब बीनी, किताबें पढ़ने से, फ़न तामीर, बनाने से, संग तराशी, पत्थर तराशने से, मुजस्सिमा साजी, मुसव्विरी यानी फ़ोटो से, गैलरी से, मौसीकी यानी संगीत, बागबानी किसे कहते हैं, गार्डनिंग को। इन सब में क्या था, उनको इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा।
हॉबीज़ थी उनकी। उन्होंने ड्रामे पर ख़ुसूसी तवज्जो दी और 8 ड्रामे लिखे। कितने ड्रामे लिखे? 8 ड्रामे लिखे। अब आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए, बताइए मोहम्मद मुजीब ने कितने ड्रामे लिखे, तो आपको बताना है 8 ड्रामे लिखे। छोटा सवाल बन सकता है। इनमें से गीत, अंजाम, खाना जंगी और आजमाइश जामियात के निसाब में शामिल रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। बच्चों के लिए एक ड्रामा आओ ड्रामा करें भी लिखा। उन्होंने अफसाने भी लिखे जिनमें कीमियागर, बागी, चिरागे राह, ये मुझे पता नहीं क्या लिखा है, कुछ मिसप्रिंट हो गया गलती से। मकबूल हुए, क्या हुए? मकबूल हुए, छोड़ दीजिएगा उसको, मकबूल हुए। इनकी कौमी, इल्मी और अदबी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने इन्हें पद्म भूषण का खिताब दिया। ये भी आपको याद रखना है कि मोहम्मद मुजीब को कौन सा एजाज़ दिया गया, कौन सा सम्मान दिया गया? पद्म भूषण। क्या दिया गया? पद्म भूषण। आपने बच्चों के लिए कौन सा ड्रामा लिखा? आओ ड्रामा करें। आओ ड्रामा करें किसके लिए लिखा? बच्चों के लिए लिखा। ये सब आपको नाम याद रखने हैं। छोटे छोटे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। और इस 2 पैराग्राफ का ये मैंने बताया है, टोटल 4 लाइनें यहाँ पर हैं और 5 लाइनें यहाँ पर है। 4 और 5 टोटल 9 लाइन हो गई। अगर 9 में से आपने 6 लाइन भी लिख दी, 5 लाइन भी लिख दी, तो आपका काम हो जाएगा। आप ठीक ठाक नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों। दूसरा नाम है मिर्ज़ा गालिब, और ये बहुत आसान है। मिर्ज़ा गालिब का तो आपको एक बार में याद हो जाएगा, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट भी नहीं लिखा है इस पर। मिर्ज़ा गालिब, चलो भाई ऊपर चलो। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की विलादत आगरे में हुई। कहाँ हुई? आगरे में हुई। अभी वो बच्चे ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया, यानी छोटे बच्चे थे तब उनके पिताजी का, उनके वालिद का क्या हो गया था? इंतकाल हो गया था। उनके चचा नसरुल्लाह बेग ने उनकी परवरिश की, यानी उनको पाला पोसा। शादी के बाद गालिब दहली आ गए। यहाँ के इल्मी और अदबी माहौल में उनकी शायरी ज़ौक़ की तरबियत हुई। बहुत जल्दी उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली और आला अदबी मुकाम हासिल कर लिया। गालिब नज़्म और नसर दोनों पर यकसा कुदरत रखते थे। दोनों में उनका अंदाज़ बहुत मुनफरिद और दिलकश है। ख़याल की बुलंदी, मज़मून आफरीनी और शोखी उनके कलाम की क्या है? नुमायाँ खूबियाँ हैं, नुमायाँ खुसूसियात हैं। उनकी शायरी में इंसान के वजूद और उसकी दुनिया के गहरे मसलों का बयान मिलता है। गालिब जितने बड़े मुफक्किर थे उतने ही बड़े फ़नकार भी थे। सबसे बड़ी बात यह है कि गालिब ने जो बुलंद मर्तबा शायरी में हासिल किया, वही मर्तबा उनको नसर में भी हासिल है, यानी दोनों में ही बहुत बड़ा नाम उनका। दीवाने गालिब में बमुश्किल 2000 अशार हैं, लेकिन गालिब हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के बड़े शायरों में शुमार किए जाते हैं, यानी गिने जाते हैं। उनके खतूत के मजमूए उर्दू मुअल्ला और ऊद हिंदी के नाम से शाया हो चुके हैं। गालिब जो ख़त लिखते थे, उनका ख़त लिखने का तरीका भी बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत इनफरादी तौर पे बहुत ज़्यादा क्या मुनफरद था, सभी से अलग था। इसलिए उनको खतूत निगारी में भी उनका बहुत नाम सर फ़हरिस्त से टॉप पर है। अब नाम है बच्चों इकबाल। क्या नाम है? इकबाल, अल्लामा इकबाल। आपके सबक है, कौन सा सबक है आपका? एक पहाड़ और एक गिलहरी। इकबाल का शुमार उर्दू के बुलंद मर्तबा शायरों में होता है। वो सियालकोट में पैदा हुए। इकबाल कहाँ पैदा हुए? सियालकोट में। रेड कर दिया ताकि आपको ध्यान पड़ जाए। अपने ख़यालात की गहराई और शायरी सलाहियत की वजह से उनका नाम दुनिया भर में मशहूर है। उन्होंने बच्चों के लिए भी नज़में कही हैं। उनकी शायरी दुनिया की अजीम शायरी में शुमार की जाती हैं। इकबाल उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर हैं। बच्चों के लिए उन्होंने जो नज़में लिखी हैं उनमें बच्चे की दुआ, कौमी तराना, पहाड़ और गिलहरी, जुगनू, हमदर्दी, परिंदे की फरियाद और माँ का ख्वाब। देखिए, इकबाल की नज़मों के बारे में पूछा जाएगा आपसे, बच्चों के लिए कौन सी नज़में लिखी है? बच्चे की दुआ, याद रखना नाम ना, बच्चे की दुआ, कौमी तराना, पहाड़ और गिलहरी, जुगनू, हमदर्दी, परिंदे की फरियाद, ये बहुत ज़्यादा फेमस रही है, और माँ का ख्वाब वग़ैरह बहुत मकबूल हुई हैं, यानी बहुत फेमस हुई हैं। इन नज़मों के ज़रिए इकबाल ने बच्चों में बुलंद ख़याली, ईमानदारी, सच्चाई, मोहब्बत, भाईचारा, इंसाफ, बुलंद किरदारी, हमदर्दी, इंसानी जज्बा, मिलजुल कर साथ रहने और एक दूसरे की मदद करने जैसी सिफ़ात पैदा की है। बच्चों को भाईचारे के साथ, प्यार के साथ रहने की क्या की है? शिक्षा दी है। उन्होंने हर नज़्म में यही काम किया है। देखिए, मैंने एक को लिख कर बताया है। आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह बर्दाश्त कर सकते हैं। सबसे पहले नाम लिखिए, सेंटर रतन सिंह। नाम रतन सिंह, पैदाइश, तालीम। अब चूँकि रतन सिंह जिंदा है,
मरे तो नहीं है, इसलिए मैंने वफ़ात का नहीं लिखा, बाकी वफ़ात का भी यहाँ पे एक कॉलम और हो जाता, 3 लाइन हो जाती। इसी बात को आप वापस यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं तो भी चलेगा। आपका मैटर बड़ा बड़ा लगना चाहिए, आपका जवाब बड़ा बड़ा लगेगा। नाम रतन सिंह, पैदाइश 1927, फिर पैदाइश की जगह लग देंगे, पैदाइश की जगह ज़िला सियालकोट, कस्बा दाऊद, पाकिस्तान में, ठीक है। फिर तालीम मकामी स्कूल से मैट्रिक तक हासिल की, मैट्रिक यानी कि 10वीं तक हासिल की। वतन की तकसीम के बाद रतन सिंह हिंदुस्तान चले आए और ऑल इंडिया रेडियोज़ में मुलाजमत करने लगे। यानी पहले कहाँ थे, पाकिस्तान में थे, पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही थे, फिर बाद में मुल्क का बंटवारा हो गया, विभाजन हो गया, तो पाकिस्तान छोड़कर कहाँ आ गए, हिंदुस्तान आ गए और ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत करने लगे, यानी नौकरी करने लगे। मुलाजमत के दौरान रतन सिंह हिंदुस्तान के कई मुख्तलिफ शहरों में रहे। रतन सिंह को शुरू ही से अफसाना निगारी का शौक़ था। रतन सिंह ने कई कहानी लिखी। रतन सिंह को अफसाने की दुनिया में बहुत शोहरत मिली। रतन सिंह के कई अफसानवी मजमूए शाया हुए। उनके 2 मशहूर नावल भी हैं। उन्होंने दूसरी ज़बानों के मज़ामीन के तर्जुमे भी किए हैं, यानी अनुवाद किया है, ट्रांसलेशन किया है, और कुछ नज़में वगैरह भी लिखी हैं। उनका नस्र में अंदाज़ बयान बहुत साफ़ सुथरा, सादा, दिलकश, आसान और सहल और ख़ूबसूरत है। उनकी अवामी नस्र निगारी वाकई में काबिले तारीफ़ है। किनकी? अरे बताओ किनकी? रतन सिंह की। चलिए आखिरी देख लेते हैं, साहिर लुधियानवी। इम्पॉर्टेंट, साहिर लुधियानवी क्या है? इम्पॉर्टेंट है भैया, याद रखना इनको अच्छी तरह से। साहिर लुधियानवी का असली नाम क्या है, तो आपको यहाँ पर बताना है। साहिर का असल नाम अब्दुल हई है। क्या है? अब्दुल हई था। वो साहिर लुधियानवी के नाम से मशहूर हुए। लुधियाना यानी पंजाब में पैदा हुए। लुधियाना कहाँ है? पंजाब में है। लुधियाना में पैदा हुए, लुधियानवी कहलाए। साहिर इनका तखल्लुस है और नाम इनका क्या है? अब्दुल हई। क्या है? अब्दुल हई। ज़माने तालिब इल्मी ही से शेर कहने लगे थे। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई। इस तहरीक से वाबस्ता होने वालों में साहिर का भी नाम शामिल है। 1947 में तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली चले आए। फिर तलाश माश में मुंबई पहुँचे, जहाँ उन्होंने फ़िल्मों के गीत लिखे। भाई फिल्मों के लिए गाने किसने लिखे? बहादुरों बताओ जल्दी। फिल्मों के लिए गाने लिखे साहिर लुधियानवी ने, और बहुत नाम कमाया है। साहिर ने अपनी शायरी से हिंदुस्तानी फिल्मों में गानों के मयार को बहुत बुलंद किया। अपने ज़माने के वो सब से मशहूर गीतकार हैं। अपने ज़माने के बहुत मशहूर गीतकार रहे हैं। कौन? साहिर लुधियानवी। बहुत नाम रहा है इनका। उनके फ़िल्मी गीतों में भी उनकी शायरी के तमाम खूबियाँ मौजूद है। आवाम के दुख दर्द का एहसास और माहौल की कशमकश का असर गीतों में नुमाया है। तलखियाँ उनकी शायरी का पहला मजमुआ है। उसके बहुत से एडिशन शाया हो चुके हैं। आओ कि कोई ख्वाब बुने भी उनकी शायरी का मारूफ मजमुआ है। गाता जाए बंजारा में साहिर के फ़िल्मी गीत यकजा कर दिए गए हैं। साहिर परछाइयाँ उर्दू की तवील नज़मों के लिए ख़ास हैसियत रखती है। कौन सी? परछाइयाँ। आओ कि कोई ख्वाब बुने, ये क्या है? शायरी का मारूफ मजमुआ है। ये सब बातें आपको याद रखनी है। छोटे छोटे सवाल भी इनसे बन सकते हैं। लास्ट हमारा चैप्टर है हबीब तनवीर। क्या है? हबीब तनवीर। इनके बारे में क्या देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हबीब तनवीर की पैदाइश हुई थी 1923 में और उनकी वफ़ात हुई 2009 में, यानी करंटली अभी नए इनकी वफ़ात हुई 8-10 साल पहले। हबीब तनवीर का असल नाम हबीब अहमद ख़ान और तनवीर क्या है? तखल्लुस है। नाम आपको याद रहना चाहिए। असली नाम क्या है इनका? हबीब अहमद ख़ान। अदबी और सकाफ़ती दुनिया में हबीब तनवीर के नाम से जाने जाते थे। नागपुर यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम हो गए, यानी ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी करने लगे। इब्तिदा में उन्होंने फ़िल्मी गीत और मुकालमे लिखे। फिर कुदसिया ज़ैदी के हिंदुस्तानी थिएटर में शामिल हो गए। लंदन और जर्मनी में ड्रामे की तकनीक पर महारत हासिल की। उन्होंने बहुत से उर्दू ड्रामे लिखे, जिनमें बहुत से मशरक़ी और मगरबी मुल्कों में स्टेज किया गया, यानी स्टेज पे शो भी किया गया, परफॉर्मेंस किया गया। उनमें 7 पैसे, चरणदास चोर, हुरमा की कहानी, आगरा बाज़ार, शाहजहाँपुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी, मेरे बाद, वो सब क्या है? मशहूर हैं, बहुत मशहूर हैं।
हबीब तनवीर को कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के कई एज़ाज़ात से नवाजा गया। हुकूमत फ़्रांस ने उनको अपनी सवाने हयात लिखने के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक वो इसे कलमबंद करने में मसरूफ़ थे। यानी जब तक ज़िंदगी से जा रहे थे वो अपनी बायोग्राफ़ी लिख रहे थे, अपनी सवाना हयात लिख रहे थे। और फ़्रांस की सरकार ने उनको क्या दिया था, स्कॉलरशिप दी थी कि आप लिख कर दो, हम आपको पैसे देंगे। कौन सी सरकार ने दी थी? हुकूमत फ़्रांस ने। अब 2 ही पेज हमारे पास बचे हैं लास्ट। बशर नवाज़, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर देख लो एक बार। बशर नवाज़ का असल नाम है बशारत नवाज़ खान। वो औरंगाबाद में 1935 में पैदा हुए। रेड वाले की आपको ऊपर से लाइन में लिख देना, 3-4 लाइन कवर करके, ठीक है। वहीं उन्होंने तालीम हासिल की। बशर नवाज़ का ताल्लुक़ 1960 के बाद उभरने वाले शायरों की नस्ल से है। इस नस्ल के शोरा जदीदियत से मुतासिर थे। इसके बावजूद उन्होंने क्लासिकी शायरी से भी दिलचस्पी बरकरार रखी। यही वजह है कि ज़बान पर उनकी गिरफ्त मजबूत है और उनकी शायरी में नएपन के साथ साथ क्लासिकी रंग भी मिलता है। बुनियादी तौर पर वो गज़ल के शायर हैं, लेकिन नज़्म गो शायर की हैसियत से भी मारूफ़ हैं। रायगा और अजनबी समंदर उनके शायरी मजमूआ है। उनका इंतकाल 2015 में हुआ। उनका इंतकाल कब हुआ बच्चों? 2015 में हुआ। तो अब आपको क्या करना है, किसी भी शायर के बारे में, किसी मुसन्निफ़ के बारे में हालात ज़िंदगी पूछ ले तो आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। पूरा पैराग्राफ आपको लिख कर बताना है। 2-2 पैराग्राफ हैं, 3-3 पैराग्राफ आपको लिख कर बताना है। लेकिन जहाँ जहाँ पर मैंने रेड किया है तो आपको क्या करना है, उन चीज़ों को अच्छी तरह से याद रखना है कि हबीब तनवीर की पैदाइश कब हुई थी, उनका इंतकाल कब हुआ था, कहाँ पैदा हुए थे, असली नाम क्या था। आपको ये छोटे छोटे सवाल भी क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। सब के ना करो चलेगा, लेकिन जो मैंने 5 दिए हैं कम से कम इसको तो याद करना ही करना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, सोशल अकाउंट जितने भी उन पर शेयर कर दीजिएगा। आप सभी के लिए मैं दुआ करूँगा कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए, ऐसी मैं हमेशा दुआ करता हूँ। और मैंने जो पढ़ाया है उसको आपने अच्छी तरह पढ़ा है, वो सभी आपके काम आए, आप बेहतर नंबर से पास हों, ज़िंदगी और आखिरत हर जगह कामयाबी हासिल करें। ऐसी मैं आप तमाम के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला हम सभी की दुआ कबूल करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिलूँगा फिर किसी नए वीडियो में शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।